हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्राचीन भारत। और इस प्राचीन भारत में हम आज समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। दूसरी बात, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत एक क्लास में हम जो खत्म करने वाले हैं वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे आरओ दे रहे हो और चाहे एसएससी दे रहे हो आप। वो सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें कराई जा रही हैं। ये क्वेश्चन उस तरीके के हैं आपके, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा 100% मिलेगा। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक तरीके से छटे हुए क्वेश्चन हैं, इनमें कोई फालतू नहीं है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आते रहते हैं और जिनके आने की संभावना रहती है, वो सारे क्वेश्चन हैं ये। अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आप 80 से 90% हिस्ट्री जो एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लेंगे। बाकी समझदारी के लिए हमारे और प्रोग्राम जो चल रहे हैं जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एनसीईआरटी प्रोग्राम, पीटी 365 और कई प्रोग्राम जो सब्जेक्ट्स को लेके हैं, करंट अफेयर को लेके हैं, वो आप देख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको एग्जाम में इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। आप एसएससी कर रहे हो, पुलिस कर रहे हो, चाहे आप और रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की कर रहे हो, चाहे यूपीएससी का हिस्ट्री का पोर्शन क्यों ना कर रहे हो, वो सारे आपके जो है इसमें एग्जाम के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप इसको बड़ा ध्यान से देखिए। और ऐसे ही हम 3 वीडियो में समझेंगे। पहले एक वीडियो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। दूसरी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मध्य भारत को लेकर इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं वो बनाए जाएंगे। और तीसरे में हम आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो आपका प्राचीन भारत है उसकी वीडियो को, और उसमें समझते हैं कि किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या आपके लिए जानने वाली बातें हैं। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन वाइज चीज़ें कराने वाला हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा। उससे आपको क्या है कि याद करने में आसानी होगी कि हाँ चलो इसका आंसर ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना पहला हम क्वेश्चन के हिसाब से इनको देखेंगे किस तरीके से चीज़ें हम करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर देखेंगे, और इससे क्या होगा आपको याद करने में चीज़ें आसानी होगी। तो चलिए शुरू करें और देखते हैं कि पहला आपका जो है उसमें कह रहा है कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में, यानी आप समझ रहे हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में इस तरीके से लगाया जाता था, वो कहाँ पे देखे जाते हैं, वो स्ट्रक्चर जो है वो आपके स्थल कहाँ देखे जाते हैं। तो पहला आपका महदहा में देखे जाते हैं, लेखैया में देखे जाते हैं, पेसरा और वीरभानपुर में, ये 4 जगह हैं। और अक्सर ये आपके 2 जो टॉपिक हैं लेखैया और महदहा वो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से बार बार क्वेश्चन बनते रहता है। बाकी ये है आपका किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप इनको भी याद रखिए। दूसरी बात, अगले टॉपिक क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एक पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और इसमें अभी के जो स्थान है कहाँ पे ये स्टे करते हैं, कहाँ पे थे, उसके हिसाब से क्वेश्चन था कि नेवासा है, वो नेवासा आज के जो है महाराष्ट्र में देखा जाता है। जो नेवासा जो पाषाण काल में था वो नेवासा आज के महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र जगह है वहाँ पे था। ईसमपुर कर्नाटक में था, डीडवाना राजस्थान में था, गुडियाम गुफा जो थी वो तमिलनाडु में थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप ऐसे मिला सकते हैं कि डीडवाना जो आपका तो राजस्थान में है और नेवासा जो है महाराष्ट्र में है, बाकी ईसमपुर और गुडियाम जो है आपके कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ऐसे ही हम आगे बात करें कि आपको, और इसमें क्या है कि हिस्ट्री जो आपकी पढ़ाई जा रही है प्राचीन की वो सीक्वेंस में लगी हुई है, तो इसीलिए आपके टॉपिक बांटे नहीं गए हैं। और टॉपिक क्योंकि ऐसे जैसे कि पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, या वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, तो इस तरीके से सीक्वेंस में चीज़ें कराई जा रही हैं। तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए कि इसमें कि आपका टॉपिक कोई नहीं है, ये सारे सीक्वेंस पाषाण काल से लेके आगे तक जहाँ तक आपका प्राचीन भारत चलता है वहाँ तक कराई जा रही। तो अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में जो आर्य थे उनके जीवन के जो चलाने के लिए क्या था, तो आखेट यानी शिकार था, इनका इंपॉर्टेंट जो वर्क था वो शिकार करते थे। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं पे एक ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये वाला स्थायी जीवन पूछता है तो आप मेहरगढ़ लगाइए। और वहीं पे पूछता है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। धान की यानी चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण जो है आपके लोहारा देव से मिले हैं। लोहारा देव की जब खोज हुई उससे पहले मेहरगढ़ को माना जाता था कि इसका जो 7000 के आसपास ईसवी पूर्व का समय माना जाता था कि यहाँ पे चावल का उत्पादन सबसे पहले हुआ। लेकिन जब लोहारा देव की खोज हुई और उससे साक्ष्य मिले तब पता चला कि यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व पहले ही चावल की उत्पादन होता था। तो इससे हमें क्या है कि पता चला कि पहला आंसर हमारा ये बनना चाहिए। अगर ये ना हो तो आप जो है मेहरगढ़ लगाइए कि सबसे पहले धान की खेती यानी चावल के जो साक्ष्य मिले हैं, चावल की खेती जो होती थी वो आपकी मेहरगढ़ में होती थी। लेकिन अगर लोहारा देव दे रखा है तो आप लोहारा देव पहले लगाइएगा, तब आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल से
जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो आप सभी जानते हैं कि ये आदमगढ़ और बागौर दो जगह हैं, एक बागौर ये और एक आदमगढ़ जो आपका एमपी में है, और ये बागौर आपका राजस्थान। तो आदमगढ़ भी एक आंसर है। तो दोनों जगह जो आपको याद रखनी है, एक आदमगढ़ और बागौर, ये दोनों जगह से आपके पशुपालन के साक्ष्य जो हैं मिले हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण, ये आपका पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से, तो लेखनिया से मिलते हैं, यानी 1, 2 और ये 3 लेखनिया, तो 3 जगह से आपके मिले। अब आगे देखते हैं कि मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़, देखिए ये आगे आपका आदमगढ़। तो तीनों जो हैं यहाँ से, तीनों से क्या मिला है आपको, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन आरंभ हुआ था तो मध्य पाषाण काल में, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया कि मध्य पाषाणिक काल से, तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, आपके पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं। वहीं नव पाषाण में आपको कृषि के साक्ष्य मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं उसमें। तो मृत्यु रात्रि रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुप्तर काल में, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि, जो कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो वो उस पीरियड में मिलेंगे नव पाषाण काल में। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि नव पाषाणकालीन जो गर्त आवास है, गर्त आवास या गर्त निवास जो रहने के आवास थे, वो उसके साक्ष्य आपको पूछता है कि कहाँ से मिले हैं। तो आपको सबसे पहले तो लगाना है बुर्ज होम, अगर ये ना हो तो आप गुफ्फर काल लगाइए, ये आपको दोनों लगाने हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके लिए एक क्वेश्चन के साथ कई चीज़ें चर्चा में आ रही हैं और वो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन जो आपको फंसाने के लिए पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए कि राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, यानी जो राग का टीला है वो कहाँ पे है और वो है नवपाषाण काल से संबंधित है, तो वो संगनकल्लू है। ये आपका एक जगह है कर्नाटक में, तो वो संगनकल्लू जो आपकी है वो राग का टीला यहाँ पे मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो बिंद क्षेत्र से मिले हैं। अब धान की खेती के साक्ष्य हमने पहले ही बात की थी इसमें कि कहाँ कहाँ पे मिले थे, एक तो आपका लोहारादेव मेहरगढ़ में मिले थे, इसीलिए अब क्षेत्र का अगर पूछता है तो आप कौन सा लगाएंगे, बिंद क्षेत्र लगाएंगे कि यहाँ से भी आपको क्या है धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज था उसको क्या नाम दिया गया था या कौन सा था, तो जौ थी। अब इसको आप सभी जानते, जौ को यव भी बोलते हैं वैदिक काल में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझिए कि सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज थे मानव द्वारा वो जौ था। अब आगे बात करते हैं कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती, अब इसमें कह रहे हैं कि कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ। पहली बात तो ये भारत से हुआ। दूसरा, अगर आपको जगह पूछता है तो आप इसमें मेहरगढ़ लगाइए, मेहरगढ़ से भी कपास के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो ना हो तो सिंधु घाटी सभ्यता भी आता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ पे की गई है। तो बड़े बड़े जो पत्थर यानी पत्थरों के स्मारक थे वो कहाँ पे देखे जाते हैं, तो मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में जाने जाते हैं। और ये कहाँ पे ज़्यादातर देखे गए, तो महाराष्ट्र के एरिया में आपके देखे गए हैं। जो आपका इनाम गांव है वहाँ पे भी इनको देखा गया। इनाम गांव आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे और कहीं भी पढ़ते ही होंगे, तो वो आपको देखने को मिलता है कि इनाम गांव जो है वो वहाँ पे मृतकों को दफनाने के लिए बृहद पाषाण का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पे आगे बात करते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, आप याद रखिए। दमदमा जो एक जगह है वहाँ से आपको 3 मानव कंकाल मिले हैं। वहीं पे और आपको पूछता है युग्म समाधान वगैरह के बारे में, या आपको पूछता है कि कुत्ते और मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो प्लस मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप कहाँ लगाएंगे, तो आप कहाँ से लगाएंगे, तो आप लगाएंगे बुर्ज होम से लगाएंगे। कहाँ से, तो बुर्ज होम लगाएंगे, ये कुत्ते वाला। और युग्म वाला पूछता है तो आप लगाएंगे लोथल से, तो लोथल से भी यहाँ से युग्म समाधान मिले हैं। लेकिन 3 मानव कंकाल का अगर पूछता है एक साथ तो वो आपका दमदमा से होता है, ये आपको याद रखना है। दमदमा से होता है, ये आपको याद रखना है। तो आगे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बिंद क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो सर्वाधिक मानव कंकाल लेखैया से मिले हैं। यहाँ पे 150 से ज़्यादा आपको मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं खोज के जरिए, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है हमें सर्वाधिक मानव कंकाल देखे गए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। तो चित्रों की बात कर रहे हैं सर्वाधिक, और प्राचीन काल के बात कर रहे हैं तो भीमबेटका जो आपकी है, भीमबेटका जो है वहीं से आपके ये सब सर्वाधिक चित्र जो है, प्राचीनतम चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। ऐसी ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन हो जाता है, ये आपसे पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि ददेहरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है, परवर्ती उसके बाद का, तो वह कहाँ पे है, पंजाब में है, ये पूछ रहे। वहीं अगला बात करते हैं तो ताम्रपाषाणिक स्थल जो है नवदा टोली, वह कहाँ पे है। नवदा टोली पूछा जाता रहा है कि नवदा टोली जो है कहाँ पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे है, एमपी में है। वहीं पे अगर अगला क्वेश्चन देखें कि गैरिक मृदभांड पात्र
जिसको ओसीपी भी बोलते हैं, का नामकरण हुआ था कब? तो कहाँ पे हुआ था ये पूछ रहे हैं, हस्तिनापुर में हुआ था। और आपको पता है ओसीपी गैरिक मृद भांड क्या होते हैं कि जैसे आपके कोई भी मटेरियल बन रहा है या पात्र बन रहे हैं जैसे मटका वगैरह, तो उसको किस किस तरीके से रंगा जाता था उस मटके को, वो मटके को किस तरीके से रंगा जाता था वही उसके, और किस किस कलर का यूज़ करते थे, तो उसको हम गैरिक मृद भांड बोलते हैं, पात्र बोलते हैं। वहीं भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। लोहे के धातु के प्राचीनतम साक्ष्य जो अतरंजी खेड़ा आपका एटा में है, एटा मतलब यूपी, यूपी के एटा में जिला है, उसमें अतरंजी खेड़ा एक जगह है, वहाँ से हमें सबसे पहले जो है आपके लोहे धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे। आगे बात करते हैं ताम्रास या ताम्रपाषाणिक जो समय था उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे। वो किस किस दिशा में दफनाते थे ये पूछ रहे हैं, तो आपके उत्तर दक्षिण दिशा में ये दफनाते थे, ये आपको याद रखना है। जो मैंने अभी ऊपर बात की थी इनाम गांव और उसको लेके, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ठीक है, वहीं पे अगली बात करते हैं कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, यानी एक जो डेनमार्क की राजधानी है वहाँ से हमें 3 तरीके के प्रमाण मिले हैं, पाषाण काल, कांस्य और लोह युग के। और ये किसने पता किया त्रियुगी विभाजन का? तो थॉमसन करके एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने पता किया कि कोपेनहेगन संग्रहालय में जो सामान रखा है वो पाषाण काल का, कांस्य का और लोह, तीनों समय का है, 3 युग का विभाजन उसमें देखा जाता है। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, जो एक क्या थे, भूगर्भ या वैज्ञानिक, भूगर्भवेत्ता और वैज्ञानिक दोनों थे। तो ये आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। वैसे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, ये कभी कभी आया हुआ है 1-2 क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये डाला हुआ है। आगे बात करते हैं ताम्रपाषाणिक स्थल जो नवदा टोली है उसका उत्खनन किसने किया था? जो अभी मैंने बात की कि उत्खनन के अलावा कि नवदा टोली है कहाँ, तो आपका मध्य प्रदेश में है। और इसको उत्खनन यानी इसकी जो है खुदाई किसने करवाई थी? तो HD संकालिया या सांकलिया ने करवाई थी। ये आपको कभी कभी क्वेश्चन में सांकलिया नाम यानी खुदाई करने वालों के नाम पूछ लेते हैं, इसीलिए आपको याद रखना। आगे बात करते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं, यानी अभी हम बात किए थे, तो वो शैल चित्र के लिए जानी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं दमदमा नामक जो आपका पुरास्थल है वो संबंधित है किससे? तो एक तो मध्य पाषाण से संबंधित है। दूसरी बात हमने बात की थी दमदमा में कि 3 मानव कंकाल एक साथ मिले थे, 3 मानव कंकाल जो है वो मिले हैं, ये आपको याद रखना है। और दूसरा ये किस समय से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा पुरास्थल जो है वो और वहाँ पे किस तरीके की फसल उगाई जाती थी उसके बारे में है। तो चनूदड़ों में आपकी सरसों उगाई जाती थी, हड़प्पा में तिल उगाए जाते थे, कुंतासी में कोदो और हुलास में धान। तो इस तरीके से मिलान के लिए क्वेश्चन आया था, वो मैंने इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। अब वो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। जल संरक्षण के या जल प्रणाली, एक तरह से संरक्षण या उसकी जो है प्रणाली है उसको लेके साक्ष्य मिले, तो वो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। और आपको पता है कि यही धौलावीरा 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था, और यही हमारा जो है 40वां वो बना था विश्व धरोहर स्थल। तो आपको इसीलिए याद रखना है कि जो आपका धौलावीरा है वो हमारी विश्व विरासत में शामिल है, यूनेस्को की विश्व विरासत में। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जल संरक्षण के साक्ष्य या जल संरक्षण प्रणाली जो है वो यहाँ से देखी जाती है। वहीं पे अगला बात करते हैं कि हड़प्पीय पुरास्थल जो बनावली है वो कहाँ पे है? तो एक तो रंगोई नदी पे है, और बनावली कहाँ है? तो आपका जो है हरियाणा में है। तो आपको राज्य का नाम याद रखना है और नदी का नाम रखना है कि किस नदी के तट पर था ये, तो रंगोई नदी पर स्थित था। आगे बात करते हैं कि जो मांडी हड़प्पा स्थल एक मांडी है वो भारत के किस राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में कोई और है जैसे आलमगीर, इधर हम बात करेंगे। उसके अलावा इसमें एक और आता है हुलास करके, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये हुलास, मांडी और आपका आलमगीरपुर जो है वो आपके तीनों कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से आप यूपी में जो हड़प्पा स्थल हैं उनको याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा स्थल की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल जो है, यानी कि नाव के चित्र हमें कहाँ से मिले हैं सबसे पहले? तो एक तो आपका लोथल जो बंदरगाह हुआ करता था, और मोहनजोदड़ो से भी जो है नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो 2 जगह से आपके नाव के चित्र आपको देखे जाते हैं। बात करते हैं कि अगले पे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की जो प्रसिद्ध मोहर है वो किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? उस पर किसका नहीं है? तो सांड का नहीं है, बसड़ का नहीं है। तो उस पर 4 हैं, जैसे हिरन का है, बैल का है, शेर का है, मतलब बाघ का, सॉरी शेर का नहीं है, बाघ का है। तो इस तरीके से हैं। इसके साथ ही आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि हड़प्पा स्थल के पूर्वी सीमांत का निर्धारण, जैसे आप पता है आपको कि हड़प्पा स्थल के 4 जो है पीक बिंदु हैं, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बिंदु हैं। तो इसमें आपको पता है कि मांडा, इसमें कश्मीर में, यहाँ पे दायमाबाद या दैमाबाद,
और ये आपका आलमगीरपुर यहाँ पे ईस्ट में, और यहाँ पे सुतकांगेडोर। तो इस तरीके से ये आपका जो पूछ रहे हैं पूर्वी सीमा, यानी पूर्वी सीमा पर कौन सा जो है सबसे ईस्ट में, इसमें एक जगह थी जो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति को निर्धारित करती है, तो आपकी कौन सी थी? आलमगीरपुर थी, और ये आपका कहाँ पे है? तो यूपी में है। आगे बात करते हैं कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति भारत प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई? तो सींग युक्त देवता की मूर्ति जो है आपके लोथल से प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखना है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? तो ये भी आपके लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जॉन मार्शल जो है वो हड़प्पा स्थल के उत्खनन करवाने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी जो शब्द है वो किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ये आपको याद रखना है। तो वही है जो सर जॉन मार्शल, इन्होंने इसको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि इसके बारे में जो पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कैसे डाला गया, ये आपसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में। तो ये पुरातात्विक संबंधी जो खुदाई होती है उससे पता चलता है। तो अगर क्वेश्चन करता है कि कैसे हमें चीज़ों का पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आप पुरातात्विक खुदाई आंसर लगाएंगे। आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी से संबंधित केंद्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया, एक मांडी ऊपर बताया था, एक आलमगीर और एक आपका हुलास बताया था। तो 3 आपके जो है अभी हैं, और भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन करे जाते हैं वो इन्हीं से करे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता स्थल है लोथल, वो संबंधित है गुजरात, यानी गुजरात में है। दूसरी बात, ये किस नदी पे है? अगर नदी आपसे पूछता है तो आप इसमें कौन सा लगाएंगे? तो भोगवा नदी जो है आपकी भोगवा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो भोगवा नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? शैलकृत तो कहाँ से मिले आपको? धौलावीरा से। ये आपके लिए स्टार का क्वेश्चन है, ये आपको नया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए कि शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है आपको कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। और धौलावीरा के बारे में मैंने अभी बताया कि वो 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ, तो इसीलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। बाकी ये आपके लिए और स्टार क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत की खोज जो है या साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलते हैं? तो आपके कालीबंगा से मिलते हैं। और कालीबंगा कहाँ पे है? तो आपका कहाँ है? राजस्थान में है। ये आपको जानना है। कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियों से मतलब होता है, तो काली चूड़ियों वाली जगह तो कालीबंगा इसको बोलते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है भारत का है तो राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी है किस राज्य में? तो आपके हरियाणा में है। अगर ये पूछता है कि हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप मोहनजोदड़ो, फिर दूसरे पे हड़प्पा, ऐसे करके लगाते। लेकिन इसमें पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा कौन है, तो आप राखीगढ़ी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं किस जगह पे हैं? तो सिंधु घाटी में सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल जो हैं आपके मिले हैं। आगे बात करते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है, कब से माना जाता है? तो आपका पूर्व आर्यन, यानी कि वही आपका हड़प्पा सभ्यता के समय से माना जाता है कि यहाँ पे भी लोग जो है मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए थे। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? जो मैंने अभी पिछले बारे में बात किया पिछले क्वेश्चन पे कि पुरातात्विक जो खुदाई होती है, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, उससे हमें पता चलता है किसी भी संस्कृति के सभ्यता के बारे में। ऐसे ही इससे लिंक एक और है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जिस तरीके से ऋग्वेद है वैसे ही अवेस्ता है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ईरान का ये एक तरह से वहाँ का ग्रंथ है। आगे बात करते हैं कि भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला। मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ में जो है कपास की खेती सबसे पहले देखी गई। उसके बाद हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है। अब हल की आकृति मिली है वो भी किसकी? मिट्टी की, तो वो बनावली से मिली है। बनावली कहाँ है? आपका हरियाणा में है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं वह स्थान या वह स्थल जहाँ से शव पेटिका या ताबूत के प्रमाण मिले हैं। ताबूत के प्रमाण मिले हैं तो वो आपके हड़प्पा से मिले हैं। वहीं पे अगर पोर्ट टाउन पूछता है बंदरगाह, तो आपका कौन सा है? जो मैंने बात की कि एकमात्र बंदरगाह जो आपका ये है लोथल, वो आपका हड़प्पा सभ्यता का। वहीं पे भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थल कहाँ पे खोजे गए? तो आपके गुजरात में जो है खोजे गए हैं सबसे ज़्यादा आपके हड़प्पा के स्थल, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज युद्ध। अब जो ऋग्वेद में, अब यहाँ से हमारा जो है एक तरह से ऋग्वेद या जो है वैदिक काल चलता है। आगे हमारे जो भी सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता या पाषाण काल से संबंधित चीज़ें थी वो अभी तक हो चुकी हैं। अब हम जो आगे चलेंगे वो वेदों को लेके वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को लेके चलेंगे। तो इसमें देखिए कि दसराज युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो है परसुनी नदी, उसके तट पर यह युद्ध हुआ था। अब परसुनी नदी जो है आज के समय की रावी नदी है, तो परसुनी
जो आपकी है वो रावी नदी है, और रावी नदी के पास में या परशुड़ी नदी के पास किनारे पर ये युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध, जिसमें जो है भरत की विजय हुई थी। आगे बात करते हैं पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो मत्स्य पुराण में आपको पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। अगली बात कि जो आपका ऋग्वेद है उसमें कितने संस्करण या सूक्ति हैं, या समझ रहे हो, तो इसमें कितनी सूक्ति हैं, तो 1028 श्लोक या सूक्ति हैं उसमें, आपको ये याद रखना है। अष्टक क्या है, अब किसको अष्टक कहते हैं, तो अष्टक है ऋग्वेद को, ऋग्वेद को अष्टक कहा जाता है। इसके अलावा इसी में वेद से संबंधित ब्राह्मण के बारे में की गई है बात, कि जो किस वेद के कौन से ब्राह्मण देखे जाते हैं या उनकी कौन से हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, कौशितकी ऐतरेय ब्राह्मण। वहीं पे यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। वहीं पे सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश, षड्विश, और ये आपका जो है अद्भुत या तथा जैमिनी प्राप्तण या ब्राह्मण। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है जिसको गोपत ब्राह्मण बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि एक वेदांग नहीं है, तो स्मृति जो है वो वेदांग में नहीं आते हैं, वेदांग में नहीं आते हैं। तो वेदों के अंग नहीं है, स्मृति जो होती है मनुस्मृति इस तरीके की, तो याज्ञवल्क्य स्मृति, तो वो स्मृति क्या है, वेदों में उसका अंग नहीं है, इसीलिए वेदांग इनको नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन प्रशासन में बागदुह अधिकारी को क्या करता था, उसका क्या काम होता था, तो वो राजस्व जमा करने का काम करता था। तो वैदिक काल में बागदुह किसको बोलते थे, तो जो राजस्व का काम करता था उस अधिकारी को बागदुह बोलते थे, भागदुह। भाग 2 के अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ, तो ऋग्वेद में सबसे पहले आयुर्वेद शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया था। वहीं पे महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है, तो इसको आप स्टार मार्क करिए कि इससे भी आपसे पूछता है कि सप्तसहस्री संहिता इसको भी बोलते हैं। तो महाभारत ग्रंथ को इस नाम से भी जाना जाता है, या जय संहिता भी एक तरह से इसको बोला जाता है। तो पवित्र गायत्री मंत्र कहाँ पे है, तो ऋग्वेद में देखा जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिला, अगला क्वेश्चन भी सेम है। वही ऋग्वेद की मूल लिपि पूछते हैं, तो मूल लिपि आपको याद रखनी है कि ब्राह्मी लिपि में जो है आपका ऋग्वेद लिखा गया था। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद की जो है आपकी मूल लिपि है उसमें लिखा गया था ऋग्वेद। और ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है, तो सामवेद है। आपको पता है कि इसमें अधिकतर सामवेद में अधिकतर जो सूक्ति हैं, जो श्लोक हैं, वो किससे लिए गए हैं, वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं पे पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद यानी वैदिक काल में जो धर्म था वो किस तरीके का था, तो वो बहुदेववादी धर्म था। कैसा था, वो बहुदेववादी धर्म था, ये आपको याद रखना है। आगे का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी किस में, बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। तो किस पे विश्वास करती थी, जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल में। गोत्र शब्द का सबसे पहले कहाँ पे आपका प्रयोग होता है, तो ऋग्वेद में ही आपको गोत्र शब्द का जो है सबसे पहले शब्द मिलता है, यूज मिलता है। अब ऋग्वेद में अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे, तो इंद्र देवता जो हैं, इंद्र से संबंधित आपके सर्वाधिक मंत्र जो हैं इसमें ऋग्वेद में दिए हुए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका यही ऋग्वेद है। वहीं पे अगला क्वेश्चन है कि वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ, तो वही आपका ऋग्वेद है, जिसमें पुरुष सूक्ति की बात की गई है 10वीं, जो आपके इसमें 10वें उसके मंडल में, तो उसमें पुरुष सूक्ति की बात की गई है, उसमें ही सबसे पहले इसका जो है वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्ति की बात की गई है जिसमें वर्ड शब्द का जो है आपका इस्तेमाल सबसे पहले मिलता है। वहीं पे बात करें कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द क्या था, तो जौ के लिए, जो मैंने अभी पहले आपको जो है पाषाण काल के समय बता रहा था कि जौ शब्द के लिए जो वैदिक काल में शब्द यूज होता था वो यव होता था। वहीं पे अगला क्वेश्चन कि दशराजाओं का युद्ध, जो दशराज युद्ध के बारे में बात की, तो परशुड़ी नदी के पास में हुआ था, जिसको रावी बोलते हैं, तो वो हो चुका है। अगला है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको समझाता था, तो महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था आपकी किसको, गाय को समझते थे, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो ज़्यादा आपका धनी व्यक्ति माना जाता था, संपत्तिशाली माना जाता था। अब वैदिक काल में किसको अगन्या नाम से जाना जाता है, ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको गाय को बोला जाता था कि अगन्या, जिसको मारा ना जा सके, जिसका वध न किया जा सके, उसको अगन्या बोलते हैं। वहीं पे वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा है, अब ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, एक ये भी आपके लिए स्टार क्वेश्चन है कि मोक्ष शब्द की चर्चा किसमें है सबसे पहले, तो उपनिषदों में सबसे पहले मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। वहीं पे बात करते हैं कि वैदिक देवताओं में पुरोहित किसको बोलते थे, तो बृहस्पति को जो है पुरोहित बोलते थे, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर यानी कि जो है उसका जो बेस समझा जाता था वो क्या था कि कुरु और पांचाल को समझा जाता था। वहीं पे होता क्या था, होता शब्द से संबंध क्या है, तो ये ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते थे उसको होता या होत्र बोलते थे, ये आपको याद रखना है। तो वैदिक कर्मकांड में होता शब्द का संबंध किससे है, वो ऋग्वेद से संबंध है।
वहीं पे आरंभिक वैदिक साहित्य में अगले क्वेश्चन में है कि सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो वैदिक काल में तो सिंधु नदी जो है उसका वर्णन सर्वाधिक दिया हुआ है आपके वेदों में। वहीं पे ऋग्वेद में किसको बोला जाता था, मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा, ये किसको बोलते थे, तो सरस्वती नदी जो थी आपकी उसको ये तीनों नाम से पुकारा जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है किसकी है, तो बाजसनेयी की जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है बाजसनेयी, ये आपको याद रखना है। बाजसनेयी संहिता किसकी है, तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो श्री ऋषि गौतम राहुगढ़, तो ये आपके इससे संबंधित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन ये समझिए कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है, तो उसमें आपका शतपथ ब्राह्मण है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुरुष मेघ जो है उसका पुरुष मेघ का उल्लेख किस में मिलेगा, तो आपके शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। और मैंने आपको अभी बताया कि जो सारे ब्राह्मण हैं वो किससे संबंधित हैं, वो आपके शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। वो आप ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको क्या मिलता है, तो पुरुष मेघ की चर्चा मिलती है। वहीं पे गोपथ ब्राह्मण मैंने बताया किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है, तो आपके लिए ये जानने वाली बात हो जाती है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद का मतलब क्या है, जीवन का विज्ञान, और इसका उल्लेख आपका किस में है, तो आयुर्वेद का अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद का तत्व दिखाई देता है, तो मैत्रायणी में आपको सबसे पहले निराशावाद की जो है उसके तत्व दिखाई देते हैं, निराशावाद को लेके इसमें चर्चा होती है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है। ये आपके लिए कौन सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। वहीं पे मैंने अभी बात की कि ईरान से जिंद अवेस्ता या अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो कहाँ से है, ईरान से है। निशाका शब्द जो है वो किस लिए इस्तेमाल करते थे, तो वह स्वर्ण आभूषण जो होते थे उनके लिए निशाका शब्द का यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है वो जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, वो कौन सा है वो पूछ रहे हैं। तो उसमें बोगजकोई से आपको वैदिक देवताओं का अभिलेख जो है साक्ष्य मिलते हैं, वैदिक देवताओं के प्रमाण मिलते हैं, वो आपको याद रखना है। उसमें आपके कई सारे देवता थे, तो उनके बारे में इसमें चर्चाएँ हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, ये आपको याद रखना है कि इसी मनुस्मृति की वजह से क्या है, समाज में जो है विभाजन देखे जाते हैं, कट्टरता देखी जाती है। और इसी मनुस्मृति को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या किया था, जलाया था, इसको जलाया था। तो इसी को आपको याद रखना है कि इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है, तो ये आपको याद रखना है कि किसमें नचिकेता और यम का संवाद देखने को या पढ़ने को मिलता है, तो कठोपनिषद में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इन दोनों के जो बीच में संवाद हुआ उसकी चर्चा इसमें की हुई है। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो अब कैसे पता चलता है कि अफगानिस्तान के साथ ऋग्वेद में भी संबंध थे, तो आपके कुबा कुर्रुम जो नदियां हैं उनसे चर्चा मिलती है कि उनके जो है अफगानिस्तान में भी चीज़ें जो है फैली हुई थी, वहाँ भी ये जो है आर्यों का जो है संबंध हुआ करता था। वहीं पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित थे, तो मैंने बात की अभी इंद्र को समर्पित थे, ये आपको याद रखना है। आर्य शब्द जो है आपका उसका अर्थ क्या होता है, तो आर्य का शब्द होता है श्रेष्ठ या क्या कहते हैं कुलीन व्यक्ति, तो उसको आर्य बोलते हैं। अध्यर्वी कौन होता थे, तो अध्यर्वी क्या है कि जो यज्ञ कराते थे या यजुर्वेद को जो पढ़ते थे उसको बोलते थे आपके अध्यर्वी। अब अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के, तो कैकई के। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन ये याद रखिए कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं किससे संबंधित, पुराणों से। तो इसमें कोई भी आपसे पूछ सकता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता, अब देखिए क्या है कि मनुस्मृति से आ गया। ये विधि निर्माता जो समाज व्यवस्था से संबंधित थे वो मनु थे, वो विधि निर्माता सबसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है आपके मनु को, और उन्होंने ही मनुस्मृति लिखी थी। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता आपके मनु हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए, तो रेशम के लिए कौशेय यूज़ करते थे आपके वैदिक काल में। वहीं क्लासी की संस्कृति आर्य शब्द, इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति जो होता है वो इसका शब्द का अर्थ होता है। वहीं पे ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद के बारे में पूछा गया, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो स्रोतों का संकलन है उसको ऋग्वेद बोलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द का जो है उल्लेख मिलता है वो आपके अथर्ववेद में मिलता है, ये आप याद रखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतिहास शब्द का जो है सबसे पहले उल्लेख कहाँ है, तो अथर्ववेद में है। पुरुषनी नदी के 10 राजाओं का युद्ध हुआ, ये बात कर चुके हैं। 16 महाजनपदों की चर्चा कहाँ पे देखी गई है, कहाँ पे मिलती है, तो उसका उल्लेख आपका है अंगुत्तर निकाय में पता चलता है।
ठीक है। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और कलिंग राजा जो खारवेल था वो कहाँ से संबंधित था या किस वंश से संबंधित था, तो आपका कलिंग जो है वो उड़ीसा का, आज का जो है उड़ीसा का क्षेत्र है, और वो चेदी वंश जो है आपका उससे संबंधित था। आगे बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद जो है वो कहाँ पे स्थित था, ये पूछ रहे हैं। तो आज का जो राजस्थान है वहाँ पे मत्स्य महाजनपद स्थित था, ये आपको याद रखना है। वहीं पे प्राचीन नगर के अवशेष जो कुम्भलहार स्थल है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो पाटलिपुत्र यानी कि आपका जो आपका पटना का जो आज का क्षेत्र है वही आपका कुम्भलहार स्थल हुआ करता था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ। अब ये पूछ रहे हैं कब, तो शिशुनाग के समय हुआ था। जब शिशुनाग वंश की स्थापना हुई तो मालवा क्षेत्र पर उसने अधिकार किया और उस पर मगध की सत्ता स्थापित की। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, आपको सभी को पता है कि वो अजातशत्रु है और उसको कुड़ीक भी बोला जाता है। कुड़ीक, उसको कुड़ीक भी बोलते हैं। इसके अलावा पितृहंता, इसको या ऐसा पूछा जाता है कि हर्यक वंश जो है वो पिताओं की हत्या करने वाला वंश माना जाता है। तो हर्यक वंश से एक तो संबंधित थे आपके अजातशत्रु, ये आपको याद रखना। इन्होंने अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या की थी। किसकी, तो बिंबिसार की हत्या की थी। तो बिंबिसार की हत्या की थी इन्होंने, इसलिए इनको अपने जो है इन्होंने अपने पिता की हत्या की, तो इसको पितृहंता भी बोला जाता है। वहीं बात करते हैं कि अपरो परशुराम इस उपाधि से नाम से उपाधि से जाना जाता है, तो महापद्मानंद को जाना जाता है। ये आपको याद रखना है अगले क्वेश्चन में कि किसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्मानंद को जाना जाता है। वहीं पे बात करते हैं प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास आकृति है, अर्धचंद्राकार आकृति में है। अर्धचंद्राकृति में क्या है, श्रावस्ती आपका, और यही श्रावस्ती है जहाँ पे सर्वाधिक समय जो है बुद्ध ने बिताया था। तो ये आपको याद रखना है कि यही बुद्ध जी ने यहाँ पे श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा अपना समय बिताया था। वहीं पे बात करते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सुक्तिमती थी वो किसकी राजधानी थी, तो चेदी की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती थी, या सुक्तिमती ऐसा बोला जाता है। अभिलेख साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो एक कलिंग में जो खारवेल का एक हाथी गुफा अभिलेख है उससे पता चलता है, जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है उससे पता चलता है कि आपका जो है इन्होंने नंद राजा ने सबसे पहले नहर की खुदाई वहाँ पे महापद्मानंद ने की थी। इसके बारे में हमें पता चलता है। ये किसके बारे में, ये हाथी गुफा जो है खारवेल का साक्ष्य वो है अभिलेख, तो आपके खारवेल का जो है अभिलेख है उससे पता चलता है। उदयन बांसबदत्ता की दंत कथा से संबंधित है। उदयन जो है वो बांसबदत्ता की दंत कथा से संबंधित है, तो वो कौशाम्बी जो है वो संबंधित है। तो बांसबदत्ता की दंत कथा जो है वो कौशाम्बी से संबंधित है और उदयन की चर्चा उसमें होती है। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी, तो आपको मगध की जो है सबसे पहली राजधानी है वो आपकी पाटलिपुत्र है। जैन कल्प सूत्र की रचना किसने की थी, ये पूछ रहे हैं, तो भद्रबाहु ने जो है आपके जैन कल्प सूत्र की रचना की थी, आपको याद रखना है। वहीं पे पाल काल में पूछ रहे हैं कि पाल काल का अध्ययन केंद्र कौन सा था, विक्रमशिला, जिसको आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी, तो इसीलिए आपके लिए जानने वाली बात है। इसके अलावा विक्रमशिला जो था वो अति महत्वपूर्ण आचार्य यहाँ पे पढ़े, तो वहाँ पे थे कि आचार्य भी रहे और वहाँ से ही शिक्षा प्राप्त की, विरोचन, अतीश, दीपंकर और रत्नाकर। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आप देखिए कि ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रावस्ती से संबंधित है संभवनाथ, कांकदी से संबंधित है सुविधानाथ, अयोध्या से संबंधित है ऋषभनाथ और पोसा से संबंधित है प्रभुनाथ। तो इस तरीके से आप इनमें मिलान करिए। कई बार जैन तीर्थंकर से आपसे क्वेश्चन पर पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है। तक्षशिला महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का उत्खनन किसने करवाया था, तो जॉन मार्शल ने ही जो है इनका तक्षशिला का उत्खनन करवाया था, ये आपको याद रखना है। अब आगे है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना, तो आपको सभी को पता है जो उनके दामाद थे वही उनके पहले अनुयायी थे, जामाली। और इन्होंने क्या है, ये इनके महावीर के जो है दामाद थे, इनकी बेटी के साथ इनकी शादी हुई थी। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है, तो 3 रत्न सिद्धांत जो है आपके जैन आचार, जैन धर्म से संबंधित है। और यही जैन धर्म कहता है कि अगर आप इस तरीके से इन तीनों का जो है पालन करते हैं तो आप जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आपको मतलब निर्वाण प्राप्त, कैवल्य प्राप्त होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ऐसा पूछ रहे हैं आजीवक संप्रदाय से, तो अब मक्खली पुत्र गोसाल या मक्खली गोसाल इनको बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खली गोसाल या मक्खली पुत्र गोसाल, इनको बोला जाता है। और अगला है कि प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा था कि अब प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्धमागधी भाषा में जो है ये जैन जो है आपके साहित्य लिखे गए थे। और यापनी संप्रदाय, अगला क्वेश्चन है कि यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म से, तो जैन धर्म का एक संप्रदाय कौन सा था, यापनी था, ये आपके लिए याद रखने वाली बात है। वहीं पे
तीर्थंकर जो शब्द है वो मैंने एक अपने जो जीके जीएस प्रोग्राम हम लोग जो चला रहे हैं उसमें हमने बताया हुआ है अच्छे से वो कि आपका तीर्थंकर शब्द जो है वो आप किससे संबंधित है, तो जैन से संबंधित है। वहीं पे जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ वो कौन सा था, पाटलिपुत्र था। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो है यहाँ पे विभाजन और देखा जाता है, तो वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वहीं पे प्रभासगिरी एक जगह है, वो कहाँ किससे संबंधित है, तो वो भी जैनों के स्थान से संबंधित है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता वो आपका जैन धर्म ही है, जो विश्व विनाशकारी प्रलय के बारे में नहीं मानता है। अगम सिद्धांत भी आपके जैन से संबंधित हैं। वहीं पे चारवाक की क्या उसकी अपनी फिलॉसफी थी, तो उनका कहना है कि दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया गया। तो चारवाक का दर्शन जो है, चारवाक दर्शन में बोला गया है कि जो है पुनर्जन्म जो है नहीं होता है। अब बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बुद्ध से संबंधित कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। वहीं उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो उत्तर प्रदेश में कुशीनारा में हुई। आपको पता है कुशीनारा जो है, या कुशीनारा या कुशीनगर। वहीं पे बात करते हैं कि जो उनको महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो घर से जब गए थे, घर गृह त्याग किया था, तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। वहीं पे जब उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया तो उस सारनाथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो इसको इस नाम से जानते हैं इस घटना को। वहीं पे बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं किससे, तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में दर्शाया गया है। तो वह कौन सा है, तो प्रथम उपदेश था जिसको मृग सहित चक्र के रूप में दर्शाया गया। जब मैंने बात की धर्मचक्र परिवर्तन क्या था, तो एक पहला उपदेश दिया था, उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया, और वो कहाँ दिया था, तो आपके सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया महाबुद्ध ने। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, जो मैंने अभी बात की थी, सर्वाधिक समय बिताया, सर्वाधिक उपदेश दिए वो आपके श्रावस्ती में दिए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आपको फंसा देता है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। वहीं पे भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश जब कौन से की अनुमति द्वारा दी गई, तो वैशाली में सबसे पहले स्त्रियों को प्रवेश की जो है संघ में शामिल होने की अनुमति दी गई थी बुद्ध के द्वारा। ये आपको याद रखना है। देवदत्त क्या थे, तो देवदत्त इनके बड़े भाई थे और संघ का प्रमुख होना चाहते थे। देवदत्त इनके बुद्ध जी के बड़े भाई थे और संघ प्रमुख बनना चाहते थे, तो इसीलिए उनमें बहस हुई। अंतिम व्यक्ति जो बुद्ध द्वारा रूपांतरित हुआ तो वो सुबुद्ध था, यानी कि अंतिम उपदेश पाने वाला जो बुद्ध से अंतिम उपदेश प्राप्त किया वो सुबुद्ध था। ये आपको याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं कि त्रिपिटक कौन से थे या उसमें क्या था, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो था वो आपके त्रिपिटक में था। और कौन से थे त्रिपिटक, तो आप पढ़ेंगे आगे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में हम जानेंगे। वहीं पे 3 रत्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो बुद्ध धर्म से संबंधित 3 रत्न कौन से थे, तो बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्न जो है वो आपके बुद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, ये पूछते हैं। और दूसरा ये पूछते हैं कि किसके शासनकाल में हुआ, तो आप पाटलिपुत्र देख रहे हैं, अजातशत्रु के शासनकाल में इसका जो है आयोजन हुआ था। राजगिरी में सबसे पहले जो है उनमें इनकी पहली बौद्ध संगीति हुई। आगे बात करते हैं कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किसने बोला था, तो ये कथन जो क्षणभंगुरवाद बौद्ध जी ने दिया था उस सिद्धांत से निकली हुई है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, यानी क्षणभंगवाद की सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसका दिया था, क्षणभंगवाद के बारे में इन्होंने कहा, क्षणभंगवाद सिद्धांत दिया। वहीं पे जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वह विनय पिटक है, यानी कि बौद्ध धर्म कौन सा पिटक है जिसमें संघ के जीवन के नियम यानी उनके क्रियाकलाप के बारे में चर्चा है, तो वह आपके विनय पिटक में दी गई है। मेघवर्मन, तो मेघवर्मन किससे संबंधित है, आपके विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उससे भारत में बौद्ध विहार बनाने का अनुमति दी जाए। तो मेघवर्मन कहाँ से संबंधित थे, तो श्रीलंका से थे। पहली बात श्रीलंका से संबंधित थे। इन्होंने गया में अनुमति मांगी थी बौद्ध विहार बनाने की। किससे मांगी थी, तो समुद्रगुप्त से मांगी थी। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने बौद्ध विहार बनाने के लिए गया विहार में आपके श्रीलंका के मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से जो है आपके अनुमति मांगी थी कि हमको बौद्ध विहार बनाने का जो है अनुमति दे दी जाए। आगे बात करते हैं कि बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। उनको मल्लिक और तपस्सु बोलते हैं, यानी 2 बंजारे थे जिनको उपदेश दिया और उनमें हृदय परिवर्तन करके उनको अपना जो है उपासक बनाया, महात्मा बुद्ध थे बोध गया में।
सप्तपर्णी गुफा जो थी वो कहाँ पे है? राजगिरी। और यही राजगिरी सप्तपर्णी गुफा है जहाँ पे फर्स्ट यानी पहली बौद्ध संगीति हुई। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी अगर गुफा पूछता है तो सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में बिहार में हुई थी जहाँ पे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। और विशुद्धि मग्ग। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो नागार्जुन। ये आपको याद रखना है कि शून्यता का सिद्धांत या शून्यवाद भी इसको बोलते हैं, तो इसको शून्यवाद भी बोलते हैं। तो वो किसने दिया? तो आपके नागार्जुन ने दिया। ये आपको याद रखना है। कौशाम्बी क्यों फेमस है ये आप जान लीजिए कि बौद्ध और जैन दोनों की तीर्थ स्थली है ये, बौद्ध और जैनियों की। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जगह है जो दोनों धर्म से संबंधित है, बौद्ध और जैन से, तो आपका कौशाम्बी जो है जगह वो दोनों धर्म के अनुयायियों से संबंधित है। वही बात करते हैं, बौद्ध जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किस में? तो एक तो कर्म में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते थे। ये दोनों इसमें करते थे। लेकिन चूँकि बौद्ध धर्म जो है आत्मा को नहीं मानता था और ये आत्मा को मानते थे। ये डिफरेंस हो जाता है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। तो बामियान किस लिए है? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। यानी यहाँ पे बामियान में बुद्ध की प्रतिमा का जो है स्थापना की गई। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? आपको सबको पता है कि बौद्ध धर्म ने रखी थी। यहीं से बौद्ध की जो मूर्तियां हैं उनका पूजन प्रारंभ हुआ। और मथुरा और आपका गांधार, यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनाई गई और माना जाता है कि मथुरा से ही जो है मूर्ति पूजन स्टार्ट हुआ। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा मिली है, एक तो कुषाण काल है जो कनिष्क का है। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा मिली है तो कुषाण काल, कनिष्क के काल में ये आपको मिलती है। वहीं पर देखते हैं कि भूमि स्पर्श की जो मुद्रा में सारनाथ बुद्ध प्रतिमा है बुद्ध की, वो किससे संबंधित है, किस काल से? तो गुप्त काल से संबंधित है। और ये आपके जो है बौद्ध जी जो है भूमि स्पर्श रूप में दर्शाए गए हैं। विक्रमशिला विहार संस्थापक कौन है? तो विक्रमशिला विहार जो आपके बनवाया वो धर्मपाल ने बनवाया। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष मिले हैं। तो ये सांची से मिले हैं। आपको सांची से किसके अभिलेख मिलते हैं? उत्खनन से अवशेष मिलते हैं, तो सारीपुत्र के मिलते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं कि आज का जो बोध गया है, बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया, वो जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध को, वो आपका निरंजना नदी पे है, जिसको आज फाल्गु नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फाल्गु नदी भी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। तो फाल्गु नदी। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो था किसके दरबार से संबंधित था? तो बिम्बिसार, जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिम्बिसार, उससे संबंधित था। और इसकी कहानी जो मैंने आपको अपने GK/GS प्रोग्राम में बताई थी, उसके बारे में क्या थी कि जो आपके अवंती का राजा था महापद्मा जो है, या प्रद्युम्न बोलते थे जिनको, तो उनको जब दिक्कत हुई, पीलिया रोग हुआ, तो इन्हीं ने जीवक को वहाँ पर भेजा था बिम्बिसार ने। इससे वो सही हुए और दोनों के बीच में जो है दोस्ती हुई अवंती में और मगध में। तो इस तरीके से आपके जानने वाली बात है इसमें कि इंपॉर्टेंट है कि इनके दरबार से संबंधित है। वहीं पर बुद्ध जो है कौशाम्बी में कब आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। ये भी आपको जानना चाहिए। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला से संबंधित थे। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानिए कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक किसका है? तो ये क्वेश्चन आपसे है कि देव और उसकी शक्ति का प्रतीक है, उसकी शक्ति का प्रतीक है। ये आपका अर्धनारीश्वर मूर्ति के बारे में है। वहीं गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। हमने इसको आपको धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में बताया। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा कहाँ से हुई या किस धर्म से हुई? तो एक तो बुद्ध से हुई थी। ये आपको याद रखना है कि मानव या मूर्ति पूजन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? तो बौद्ध धर्म से शुरुआत हुई है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसमें मृग सहित चक्र, जो मैंने आपको बताया कि पहला जो उपदेश दिया धर्मचक्र प्रवर्तन, तो उसमें मृग सहित चक्र के बाद के साथ उनको दर्शाया गया है। तो भगवत गीता जो मूलतः महाभारत का अंश है, वो भीष्म पर्व का एक अंश है। तो मूलतः महाभारत का अंश है भीष्म पर्व का, तो उसमें इसके बारे में चर्चा मिलती है। नागार्जुन कोंडा शहर जो है की स्थापना किसने करी थी? तो वो इक्ष्वाकु राजवंश ने की थी। इसके बारे में भी हमने वहाँ चर्चा की है GK/GS प्रोग्राम में, आप देख सकते हैं वहाँ पे, तो उसमें भी इनके बारे में चर्चा है। वहीं बात करते हैं देवता और उसकी पहचान की। तो शिव के हाथ में जो है त्रिशूल है, विष्णु को चक्र धारण करके हुए दिखाया जाता है, गणेश को रस्सी या फंदे के रूप में दिखाया जाता है, वहीं पे आपको सरस्वती बीड़ा के साथ दिखाई जाती है। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में हम आगे जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कि दार्शनिक और दर्शन, उनका जो दार्शनिक थे उनका कौन सा दर्शन था? तो आप सभी जानते हैं कि जो है आपका रामानुजाचार्य या रामानुज थे, वो विशिष्ट द्वैत के नाम, उनका दर्शन जो था विशिष्टाद्वैत था। वहीं पर माधवाचार्य का जो था वो द्वैत,
और निम्बकाचार्य या निम्बार्क जो है द्वैताद्वैत, और बल्लवाचार्य जो है शुद्ध द्वैत, और अद्वैत आप सभी जानते हैं शंकराचार्य थे। तो मंडन मिश्र शिष्य किसके थे? तो कुमारिल भट्ट के थे। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये आप जानिए कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तो गीता में ये आपको श्री कृष्ण ने जब इसको अर्जुन को उपदेश दिए गए थे तब ये बात बोली थी। वहीं पे अगला क्वेश्चन है कि मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। तो आपकी भगवत गीता देती है कि ज्ञान हो, कर्म हो और भक्ति भी हो, तब आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। वहीं पे भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मिलता है हेलियोडोरस का जो बेसनगर या विदिशा भी बोला जाता है, तो विदिशा का जो बेसनगर का अभिलेख है वहाँ से आपको भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख आपको प्राप्त होते हैं। वहीं पर बात करते हैं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं। ये आपसे कई बार क्वेश्चन करते रहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला है जोशीमठ, दूसरा द्वारका में गुजरात, पुरी में उड़ीसा में पुरी, और श्रृंगेरी आपका ये हो गया कर्नाटक में। तो इस तरीके से आपके 4 मठ इन्होंने स्थापित करवाए थे। नयनार किससे संबंधित थे? तो शैव धर्म से संबंधित थे। और अलवार आपको, अलवार और नयनार आप सभी जानते हैं। अलवार जो है आपके वैष्णव धर्म से संबंधित थे और ये आपके शैव धर्म से संबंधित थे। आगे बात करते हैं कि बल्लवाचार्य जो हैं इनका पुष्टि मार्ग जो है आपका दर्शन है, और रामानुजाचार्य का आपका बताया है कि विशिष्टा द्वैत है। मध्वाचार्य जो है माधवाचार्य आपके द्वैतवाद, और शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद का दर्शन को फॉलो करते थे या मानते थे, या उन्होंने उसका स्थापना की थी। आगे बात करते हैं कि मौर्यों के इतिहास के लिए अधिकतम प्रमाण माना जाता है विष्णु पुराण से, यानी कि आपको विष्णु पुराण में मौर्यों के बारे में पता चलेगा। वहीं पे मत्स्य पुराण में आपको किसके बारे में पता चलेगा? कि आंध्रों के इतिहास के बारे में पता चलेगा। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाली विष परीक्षक वैद्य को क्या बोलते थे? उसको बोलते थे जांगली वेद। ये आपको जानना चाहिए कि खाना खाने से पहले जो उसमें जहर मिला है नहीं मिला है इसका चेक करने के लिए जांगली वेद को रखा जाता था मौर्य काल में। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है उसको बोलते हैं अग्निमित्र। और आपको ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अशोक के स्तंभलेख के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। तो जो ज़्यादातर आपके अशोक के शिलालेख स्तंभलेख मिलते हैं वो चुनार के जो है पत्थर से बनते हैं, वो आपको जानना चाहिए। वहीं बात कर रहे हैं कि किस में धार्मिक विश्लेषण के बारे में पता चलता है? अशोक के जो किस शिलालेख से धार्मिक विश्लेषण के बारे में पता चलता है? तो आपके 12वें शिलालेख से पता चलता है। अब ये पूछ रहे हैं कि कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी अशोक ने, ये आपसे पूछा गया है। तो 8वें वर्ष, अपनी जो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष इसने अपने कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसको हराया। उसी के बाद जो है उसमें लाखों लोग मरने की वजह से क्या हुआ, उसको बुरा लगा और उसने क्या है धम्म की स्थापना की और शांति समाज में अहिंसा और शांति की स्थापना की थी। प्राकृत भाषा के पोषक कौन थे? तो सातवाहनों ने सबसे ज़्यादा जो है प्राकृत भाषा इस्तेमाल करी थी, तो इसीलिए इनका पोषक माना जाता है। अब कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन किस में मिला? तो वो भी आपके सातवाहन काल में मिला था। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई तो आपको पता है कुषाण काल के शासन में हुई थी, जिसको कनिष्क ने सबसे ज़्यादा सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाया था। वहीं पे बात करते हैं कि वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जो झील बनी थी, जल संसाधन व्यवस्था जो आपकी गिरनार झील भी बोला जाता है, तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और वहीं मैंने अपने GS प्रोग्राम में भी बताया हुआ है, यहाँ भी बताता हूँ कि रुद्रदामन और वहीं पे आपके स्कंदगुप्त जो हैं वो भी इसके सुदर्शन झील, यहाँ पे गिरनार में एक सुदर्शन झील है उससे संबंधित है। सुदर्शन झील से संबंधित ये 4 शासक हैं, इन्होंने बनवाई थी इसको। इसने अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसका क्या किया था, जीर्णोद्धार या इसकी मरम्मत करवाई थी। वहीं पे बात करते हैं कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। जो बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये कैसे पता चलता है? ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो अशोक का एक अभिलेख से पता चलता है। और अभिलेख का नाम क्या है? तो अभिलेख का नाम मैं बता देता हूँ, रूमिन देही अभिलेख है। रूमिन देही अभिलेख भी बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि बुद्ध जी का जन्म जो हुआ वो लुम्बिनी में हुआ था, क्योंकि वो अशोक जो है वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे अभिलेख गुदवाया था। ये आपको याद रखना है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी आपके अशोक ने करवाया था। और अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ अगर क्वेश्चन में आता है तो आप कौन सा लगाएंगे? तो लौरिया नंदनगढ़ का जो आपका स्तंभ लेख है वो आपका सबसे सुरक्षित स्तंभ है। वहीं पे अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को
प्रमाणित करता है तो निगाली सागर स्तंभ लेख है, जो किसको कर रहा है, तो कनक मुनि जो है उनके अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ लेख। वहीं पे बात करते हैं कि गुर्जरा अभिलेख जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक का क्या नाम मिलता है, तो उसको जो उसका अशोक नाम दिया गया है गुर्जरा में, वो आपके मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, तो एमपी में आपके गुर्जरा अभिलेख मिला, उसमें अशोक नाम से उसकी नाम मिलता है कि अशोक का नाम अशोक लिखा गया उसमें। इसके बाद अशोक के अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उसके समर्पित अभिलेख है, कौन सा है, तो आपका 12वां अभिलेख है जिसकी हमने बात की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा किसने पढ़ा था, क्योंकि अभिलेख जो शिला अशोक के मिले थे वो 4 भाषाओं में लिखे हुए थे, उसमें से पहली भाषा जो ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले उनको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, ये आपको याद रखना है, 1837 में ये पढ़ा था। वहीं बात करते हैं कि प्राक जो अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो अनुराधापुर जो है इसमें से एक अभिलेख मिला, वहाँ से पता चलता है अशोक के अभिलेखों के बारे में। वहीं पे पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में, ये आपको याद रखना है, वो किसके थे, तो वो आपके अशोक के थे। वहीं बात करते हैं कि और कौन सी जो है उसकी अशोक की जो है अब शिलालेखों पे भाषाएं थी, तो अरामाइक भाषा थी, ग्रीक भाषा थी और खरोष्टी थी, और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि वो कौन सी थी, तो ब्राह्मी थी। ये इस तरीके से 4 भाषाएं एक तरह से अशोक के शिलालेखों में मिलती हैं। आगे बात करते हैं कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है किसके बारे में, तो आपके समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। वहीं पर फायान जो है वो कब आया, तो 399 AD में आया, यानी ईस्वी में आया। अब कलिंग युद्ध के विवरण के बारे में किस शिलालेख में दिया गया है, तो 13वें शिलालेख में जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें पता चलता है, कलिंग युद्ध को बारे में पता चलता है। आगे बात करते हैं समाहर्ता किसको बोलते थे, तो राजस्व जो इकट्ठा करता था, तो मौर्य काल में उसको बोलते थे समाहर्ता। वहीं पे एक तुर्मय शब्द आता है, तुर्मय एक राजा थे, वो आपके मिस्र के राजा थे और वो अशोक के समकालीन थे, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब मकदूनिया में अशोक के समकालीन राजा का नाम पूछा जाता है, तो एंटीगोन गोनाटास इनका नाम होता है। वहीं पे टॉलमी फिलाडेल्फ जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो था मिस्र का, तो टॉलमी फिलाडेल्फ को ही एक तरह से तुर्मय भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि फिलीट जो एक शब्द है वो किस लिए यूज़ करते हैं, तो एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह राजधर्म था फिलीट, इसको धम्म भी बोलते हैं एक तरह से। तो ये धर्म नहीं था, बेसिकली एक समाज में एक तरह से जो है नैतिक आचरण के लिए जो व्यवस्थाएं जो आदेश दिए गए थे, अनुदेश थे एक तरह से, उनको धम्म का नाम दिया गया। आधुनिक नगरी लिपि देवनागरी लिपि, आधुनिक देवनागरी लिपि जो है वो किसका प्राचीनतम मतलब किसका नया रूप है, तो ब्राह्मी का नया रूप ही है। आपकी जो अभी जो देवनागरी लिपि लिखी जाती है वो उसका प्राचीनतम रूप क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है, ये आपको याद रखना है। किसने कहा था, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो अशोक ने की थी, जो आपको मैंने बताया। सांची स्तूप भी किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया, स्तंभों पर जेम्स प्रिंसेप ने किया था और स्तंभों पर किया था, उसको पहले पढ़ा था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, कहाँ पे है, तो पाटलिपुत्र में है बुलंदी बाग। आगे बात करते हैं कि मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले, तो आपके ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए, इन तीनों के लिए यहाँ पे तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले हुए थे, बाकियों के लिए नहीं खुले थे। मौर्य काल में दंड विधान जो था उसको काफ़ी कठोर था, मतलब उसका जो टाइप था, उसका प्रारूप कैसा था, तो काफ़ी कठोर दंड विधान हुआ करता था। कालसी एक जगह है, वो क्यों जानी जाती है, तो वहाँ पे शिलालेख के कारण जानी जाती है, जहाँ पे अशोक के शिलालेख की प्राप्ति हुई, इसलिए वो जानी जाती है। कालसी में उसका अशोक के शिलालेख मिले। अब चाणक्य का दूसरा नाम पूछा गया है, तो विष्णुगुप्त इनको बोला जाता था, कौटिल्य भी इनको बोला जाता था। वहीं पे अपना अंतिम दिन कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ पे व्यतीत किया, ये पूछा जाता है, तो कर्नाटक का श्रवणबेलगोला है, वहाँ पे इन्होंने अपना अंतिम दिन बिताया, और कर्नाटक में ये है। और इन्होंने अंतिम संथारा एक पद्धति होती है जैनों की, उसके जरिए, या संलेखना पद्धति इसको बोलते हैं, संलेखना भी बोलते हैं, उसके जरिए इन्होंने क्या किया, अपने प्राण त्यागे थे, और अपना जो है उपवास के जरिए अपने प्राण त्यागे, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये देखा जाता है। अब हम बात करते हैं सिमुक के बारे में कि सातवाहन वंश की जो है स्थापना या संस्थापक कौन थे, तो सिमुक हुआ करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करते हैं कि कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, और वह धातु के ताम्र के सिक्के थे, यानी तांबे के थे। वहीं पे बात करते हैं कि अशोक के द्वितीय अभिलेख में उल्लेखित नहीं है, इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन ऐसे ही है। आगे बात करते हैं कि खारवेल के विषय में जानकारी किससे मिलती है, तो खारवेल के बारे में हमें हाथी गुफा से मिलती है, ये आपको याद रखना है।
अब हम बात करते हैं सबसे पुराना राजवंश। अब हम बात करते हैं कि मौर्यों के बाद, ये वाला देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, तो सातवाहन था। ये आपको याद रखना है। वहीं पे इनकी राजधानी अगर पूछी जाती है तो अमरावती इनकी राजधानी हुआ करती थी, सातवाहनों की राजधानी। अब बात करते हैं कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो ये आपके ये है 80 ईस्वी। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा जो बनवाई थी वो कब बनवाई थी, तो 81 ईसा पूर्व में। अब बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो कनिष्क के समय में सिक्कों पर अंकन किया गया था बुद्ध जी का। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया कुषाणों ने, ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि काव्य शैली जो होती है का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है, तो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। तो रुद्रदामन का जो काठियावाड़ में अभिलेख मिला था उसमें हमें ये काव्य शैली देखने को मिलती है। तो जूनागढ़, तो रुद्रदामन का एक अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसके काव्य शैली के नमूने मिलते हैं। अब सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया, ये मैंने आपको बता दिया है रुद्रदामन ने। वहीं पे प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि जो है ख्याति प्राप्त थे, वो किस वंश में फले फूले थे, तो वो शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग राजवंश में फले फूले थे, पुष्यमित्र शुंग के वंश के समय। अब विक्रम संवत शुरू करवाया कब हुआ, कि 58 ईसा पूर्व में। वहीं पे महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि हैं, और ये पुष्यमित्र शुंग के समय के हैं। विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जाता है कि 135 साल का अंतर है, 135 वर्ष का। ये ईसा पूर्व में है और वो 78 ईस्वी में है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 135 वर्ष का है। बात करते हैं कि जो है राजा और वो किस जगह से या किस वंश से संबंधित थे, तो डेमेट्रियस या डेमेट्रियस हिंदुनियानी। रुद्रदामन क्या था, शक राज्य से संबंधित था, शक वंश से संबंधित शासक था। गोंडोफर्निस जो पल्लव शासक थे, और बिम कडफिसिस या बिम थे वो आपके कुषाण वंश से संबंधित थे, तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में जो विदिशा है वहाँ पे बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ मिला बनवाया, वो किसने बनवाया था, तो आपको हेलियोडोरस ने बनवाया था, और ये आपके वासुदेव से संबंधित है, वो आपको याद रखना है। कृष्ण से संबंध, हमारे देश को इंडिया जो है संबोधित किसने किया, तो ये यूनानियों ने या इंडो यूनानियों ने किया था, वो आपको याद रखना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने इसको इंडिया नाम दिया। अब हिंद यवन जिसने शीशे के सिक्के चलवाए वो स्टैटू थे, ये आपको याद रखना है। ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो आपके भीम कडफिसेस हैं, जिनको सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा वीर भारतीय राजा था जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। लेकिन आपको पता है कि सिकंदर ने इसके साथ युद्ध तो किया था, लेकिन इसकी वीरता देखकर इसका युद्ध जो है साम्राज्य इसको वापस कर दिया। तो वो कौन सा था, पोरस था, और ये जो है झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। इसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, तो इसलिए झेलम का युद्ध भी इसको बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान जो चरक थे वो किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में वो रहते थे। वहीं पे बात करें कि चोल वंश का शासक जिसने जो है शिव प्रसाद शेखर की उपाधि धारण की थी, वो आपको याद रखना है कि राजा प्रथम थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वहीं पर संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम, ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका संगम सा ग्रंथ है उसमें तोल्काप्पियम जो है किस पर आधारित है, तो व्याकरण पर आधारित है। ये आपको याद रखना है, वो व्याकरण से संबंधित एक आपका ग्रंथ है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद भी कहा जाता है उसको कुराल बोलते हैं, तो कुराल इसको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि शिल्पाधिकारम या शिल्पाधिकारम जो है उसके लेखक को इलंगो, इनके लेखक थे इलंगो, इन्होंने शिल्पाधिकारम लिखा था। वहीं पे तृतीय संगम कहाँ पे हुए, तो मदुरई में तृतीय संगम हुआ था। 3 संगम हुए थे, 2 मदुरई में और दूसरा एक और हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को 1014 में समर्पित किया गया वह स्थित है तंजावुर में, तंजौर या तंजावुर इसको बोला जाता है। और बात करते हैं कि कौन सा शासक था और किस वर्ष में रहा है, तो राजराज जो थे वो 885 से 1015 तक रहे। उसके बाद उनका बेटा आया था, उसके बाद राजा धीराज आए 1044 से 1052 के बीच। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 के बीच में रहे हैं, और विक्रम चोल जो है वो 1120 से 1133 के बीच में शासक रहे। वहीं पे हम इस तरह राजधानी भी देखते हैं कि पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, कदम की राजधानी बनवासी थी, पांड्य की राजधानी मदुरा थी, और काकतीय वंश की राजधानी जो थी वो आपके वारंगल में थी। नटराज की जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो कांस्य की मूर्ति है, पहली बात आपको जानने वाली, और वो किसका उदाहरण है, तो चोल कला का उदाहरण है। चोलों के समय जो है आपकी नटराज की मूर्ति की जो है निर्माण किया गया था, वो आपको याद रखना है। वहीं पे वह राजवंश जो अपने
शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। वो कौन थे? चोल थे। ये आपके लिए जानने वाली बात है। चोल जो है एक तरह से जो इन्होंने नेवल की स्थापना की, नेवल शक्ति को भी बनाया, वो भी चोल थे। वहीं चोल संगम या गंगम वो नामक बृहद कृत्रिम झील जो है वो किसने बनवाई? तो वो आपके राजेंद्र प्रथम ने बनवाई थी। राजेंद्र प्रथम ने ही आपकी कौन सी झील का निर्माण करवाया था? चोल गंगम झील का कृत्रिम झील बनवाई। वहीं पे बात करते हैं कि तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको राजराज प्रथम ने बनवाया। तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे बात करते हैं कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो आपके जो कोरोमंडल तट है, जिसको हम यूपीपीसीएस आरओ जो आपका ज्योग्राफी की क्लास चल रही है उसमें बता रहे हैं, सारे तट बताए हमने, तटीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की है। और आज हम उसमें चर्चा कर रहे हैं द्वीप समूह के बारे में। तो आप अगर द्वीप समूह को समझना चाहते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बेहतर तरीके से उसको समझाया गया है। ठीक है, दक्कन के कुछ भाग के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब दक्कन के कुछ भाग में और कोरोमंडल तट पे आपके ये चोल साम्राज्य फैला हुआ था। आगे बात करते हैं कि चोल शासकों के शासनकाल में बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। टोट्टा बारियम, तो ये एक तरह से उद्यान था, उसका प्रशासन कौन संभालता था? तो टोट्टा बारियम संभालते थे। चालुक्यों की राजधानी पूछी गई है, तो वातापी के चालुक्य ऐसा नाम बोला जाता है, तो वातापी उनकी राजधानी हुआ करती थी। वहीं पे चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्रियां पुरुष दोनों देखते थे। ये आपको याद रखना है। याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने की थी? तो आपके राजराज प्रथम ने की थी। वहीं पे अंततः समाप्त हुआ चोल साम्राज्य, तो किसने किया? अंततः चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था, वो मलिक काफूर थे, उन्होंने समाप्त किया था। वहीं आगे बात करते हैं, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ वो अपनी पुत्री का जो है विवाह कर दिया, वो थे कुलोत्तुंग। तो कुलोत्तुंग ने ये अपनी मित्रता बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। वहीं पे 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोत्तुंग के ही शासनकाल में भेजे गए थे। ये आपको याद रखना है। अब तक्कोलम का युद्ध, ये आपसे कई बार पूछा जाता रहा है। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो तक्कोलम का युद्ध था वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे बात करते हैं वेनसांग जो है वो चीन यात्री जो थे जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण किया, तो वो थे आपके वेनसांग, जिन्होंने चालुक्यों के जीवन, भारत और चीन के संबंधों की चर्चा की। अब आप बात करते हैं कि किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे? तो चालुक्यों के समय महिलाओं को उच्च पद पे बिठाया जाता था, उनको दिए जाते थे। वहीं पे मत्त विलास प्रहसन के लेखक, ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है। एक शासक ने जो है मत्त विलास प्रहसन लिखी, तो महेंद्र वर्मन ने इसको लिखा था। वहीं पे वारंगल क्यों प्रसिद्ध है? तो वारंगल पहली बात तो आपका कर्नाटक में है और दूसरा लोहे के यंत्रों के लिए जाना जाता है। वहीं पे बात करते हैं संस्कृत के कवि या और नाटककार कालिदास का लेखक का उल्लेख कहाँ पे देखा जाता है? तो आपके पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख है, उसमें इनकी चर्चा मिलती है। अब हम बात करते हैं कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का जो है 556 दिया हुआ है, तो उसका अभी के हिसाब से क्या होगा? तो आपको पता है शक संवत मैंने बताया था 78 ईस्वी में है। अब इसमें आपको इस तरीके से समझना है कि इसमें इतना जोड़ने के बाद ये बनेगा, तो इसके बाद जो है आपका 634 बनेगा इसमें जोड़ने के बाद। तो अब आगे बात करते हैं कि प्रसिद्ध आपके संस्कृत लेखक दंडिन जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो पल्लव की सभा से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, उसका नाम था आपका नरसिंह वर्मन सेकंड था। आगे बात करते हैं कि आगे बात हम करेंगे कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन थे, उनके राज्य। इस तरीके से मिलान से क्वेश्चन आते हैं, तो कई क्वेश्चन ऐसे डाले हुए हैं। धनंजय आपके कुशलपुर से, नीलराज अवमुक्ति से, उग्रसेन पालक्का से, विष्णुगोपा कांची से। ये आप नहीं भी करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद कर लीजिए कि आपके पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्य की राजधानी आपकी मदुरा थी, और यादव जो है देवगिरी से, और काकतीय वारंगल से संबंधित थे। वहीं पे बात करते हैं कि मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो मंदसौर प्रशस्ति जो बताता है वो कुमारगुप्त के बारे में चर्चा करता है, उसकी उपलब्धियों को गिनाता है। आगे बात करते हैं कि शक पर विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त की। तो रजत मुद्राएं किसने निकाली? शकों पर जो है विजय प्राप्ति के बाद, तो वो शकों पर विजय प्राप्त होने के बाद रजत मुद्राएं जारी की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये आपको याद रखना है। रजत सिक्के किसने जारी किए? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो आपके समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और शक विजेता किसको बोलते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते हैं। गुप्त शासकों जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की, वो आपको याद रखना है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के ही बारे में मैंने अभी बताया था कि सुदर्शन झील से इनका संबंध है।
सुदर्शन झील से भी इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने इसका जो है मरम्मत करवाई थी। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार, ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। इस दीनार किस वंश जो है किस वंश या गुप्तों के टाइम चलती थी, ये आपको याद रखना है। किस वंश चलती थी तो वो पूछ सकते हैं। अब गुप्त अभिलेखों में दीनार जो है जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का, एक तरीके से उस तरीके से बनाई जाती थी, तो दीनार बोला जाता था। एरड़ के बारे में बात करते हैं। सती प्रथा जो है उसकी चर्चा सबसे पहले किस में मिलती है, तो एरड़ अभिलेख में मिलती है, ये आपको याद रखना है। मंदसौर अभिलेख जिसके बारे में हमने अभी बात की कि मंदसौर अभिलेख जो प्रशस्ति अभिलेख है कुमारगुप्त के बारे में चर्चा करता है। इसके अलावा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी इसमें है, और रेशम बुनकरों की शिरडी मिलता है, यानी कि एक तो रेशम बुनकरों की शिरडी थी, उनके जरिए एक सूर्य मंदिर बनवाया गया। इसका अभिलेख या इसके साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, तो मंदसौर अभिलेख में इसके बारे में चर्चा मिलती है। अब हम बात करते हैं कि सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो किससे संबंधित थी, तो गुप्त काल से, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आगे बात करते हैं कि प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल में स्वर्ण युग इसको कहा जाता है, तो गुप्तों के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद भाग और बलि क्या थे, तो आपको पता है कि ये राजस्व के स्रोत हुआ करते थे, तो ये। उसके अलावा भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा ये पूछा जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो पहली दर्शन की शाखा कौन सी है, सांख्य है। इसके बाद कर्म सिद्धांत किस दर्शन में दिया गया है, तो आपके मीमांसा दर्शन में दिया गया है। योग दर्शन किसने प्रतिपादित किया था, तो पतंजलि ने किया था। और न्याय दर्शन के बारे में बात करें तो वो गौतम से संबंधित है, गौतम ने इसको लिखा। इसके बाद भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण क्या होते हैं, कि जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते उसको तो नास्तिक बोलते हैं, और जो मानते हैं जिनको आस्था होती है वेदों की प्रामाणिकता में उसको हम आस्तिक बोलते हैं। इसके अलावा आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने, यानी शंकर देव ने काम रूप में वैष्णव धर्म को जो है लोकप्रिय बनाया था। वहीं पे भास्कर जो हैं वो बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, भास्कराचार्य जिसको बोलते हैं, या भास्कर। अग्निमित्र की चर्चा मिलती है, कालिदास का एक रचित ग्रंथ है जिसमें मालविकाग्नि मित्र बोला जाता है जिसको। अब कायस्थ जाति का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है, ये आपके लिए जानने वाली बात है कि सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपके याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वहीं पे दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान जो है वो कहाँ पे है, तो नारद के द्वारा ये बताया गया है। इन्होंने इसका जो है सर्वप्रथम विधान किया था। उत्तर बंगाल पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थे उत्तर बंगाल में, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये मानिए। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये आपका है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था आपके ताम्रलिप्ति जो है बंदरगाह से, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। अब कुछ बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने कहा सती प्रथा की बात किस में है, एरड़ अभिलेख में चर्चा की गई है। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में शिरडी का उल्लेख किया गया है जिसको रेशम बुनकरों ने बनवाया था। चांदी के सिक्के किसने जारी किए, तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे। इसी तरीके से हम कुछ और इसमें चर्चा करते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के बाले स्तंभ पर किसका लेख और लिखा गया है, तो आपके जहांगीर का भी अभिलेख जो है लेख लिखा गया है इस पर, प्रयाग प्रशस्ति पर, ये भी बात आपको याद रखनी है। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है, तो आपके यही आपके समुद्रगुप्त हैं, ये गुप्त शासक जिन्होंने सबसे पहले अभिलेख जारी करवाया। आगे बात करते हैं कि किसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है, तो बृहद्रथ का किया है। और इसी में हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन की जो है चर्चा की गई है, तो हर्षवर्धन की भी चर्चा की गई है, आपको याद रखना है। अब विदेशी यात्री भारत भ्रमण पर कब आए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 399 से 414 के बीच में ये आपके फायान रहे। वेनसांग इस समय आए थे 629 से 645। इस सिंह आए थे आपके 671 से आपके 72, और ये 2 काल दिए गए हैं, तो इसमें कोई सा भी आता है तो आप लगाइए। अल मसूदी जो हैं वो इस समय आए थे। तो अब पूछ रहे हैं कि राजा किनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाया गया, कौन से राजा थे जिनको जनता ने चुना था, तो गोपाल, नंदीवर्मन, पल्लव, मल। तो इस तरीके से ये राजा जिनको जनता के द्वारा चुना गया था ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि 4 अश्वमेघ यज्ञ का संपादन किसने किया था, तो आपके 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे प्रवर सेन के द्वारा, ये आपको याद रखना है। वल्लभी विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, तो आपका गुजरात में है, ये आपको याद रखना है कि वल्लभी गुजरात में है विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे बात करें तो कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ पे है, गोवा में, तो बनवासी जो कदम्बों की राजधानी है वो आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम क्या था, तो प्रतिहार में क्या था कि द्रम्ब इसको बोलते थे। वहीं पे
हरसूद शहर का निर्माण, मध्य प्रदेश का एक हरसूद शहर है, उसको हर्षवर्धन ने स्थापित या निर्माण किया था उसका, ये आपको याद रखना है। 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजन करता था हर्षवर्धन, एक कन्नौज में, एक प्रयागराज में, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि विष्णु का जो बराह अवतार है, विष्णु का जो बराह अवतार है वो किस रूप में दर्शाया गया है, तो वो उदयगिरी गुफा विदिशा में जो है उसमें दर्शाया गया है कि विष्णु का जो बराह अवतार के रूप में उनको दर्शाया गया है, बराह अवतार के रूप में उनको दर्शाया गया है। महरौली के लोह स्तंभ में किस राजा के बारे में चर्चा मिलती है, तो चंद्र यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, इसके बारे में चर्चा मिलती है कि शायद उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। वहीं पे बात करते हैं नागसेन को लेके कि नागसेन ने मिलिंद पन्नों की रचना की, जिसमें क्या है मिलिंद यानी कि आपके मिनांडर और बौद्ध भिक्षु की चर्चा मिलती है। तो आपके इस बारे में, इस मिलिंद पन्नों में दोनों के बीच में जो चर्चा हुई उसके बारे में इसमें बताया गया है। एलोरा में गुफाएं को लेके बात कर लेते हैं कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो वो किस से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो वो तीनों धर्मों से संबंधित है, वो हिंदुओं से, बौद्धों से और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। आगे बात करते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है आपकी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में आपकी जो दोनों गुफाएं देखने को मिलती हैं। वहीं पे मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये आपका मदुरई में है, आपके जो आपका तमिलनाडु है वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर। वहीं पे महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है वो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, ये आपको याद रखना। ये आपके जो आपके स्थापत्य और चित्रकला, मंदिर कला, इन सबसे संबंधित तो आपके संबंधित क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछते रहे हैं और पूछते जाते रहेंगे। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो आपके पल्लवों ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। और उसमें से भी आपके नरसिंह वर्मन प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। वहीं पे हीनयान से संबंधित एक स्थल जो है वो कहाँ से मिलता है, तो कार्ले की चैत्य ग्रह से इसको देखा जाता है कि हीनयान से संबंधित है ये जो है चैत्य ग्रह। अब हम बात करते हैं कि 100 से अधिक यानी 100 से अधिक गुफाएं आपको मिलेंगी, वह केंद्र कहाँ है, तो कन्हेरी में आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पे कि आपके बोधिसत्व यानी कि आपके वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, वो आपके कहाँ से ही मिलता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बोधिसत्व जिसके 11 सिर के बारे में चर्चा है, अंकन मिलता है, तो वो आपके कन्हेरी गुफाएं हैं, वहीं से आपको मिलेगा देखने को। आगे बात करते हैं कि सोमपुर बिहार का निर्माण कराया था किसने, तो सोमपुर बिहार का निर्माण आपके धर्मपाल ने करवाया था, ये आपको याद रखना है कि धर्मपाल ने सोमपुर बिहार का निर्माण करवाया था। गांधार कला शैली एक विश्लेषण किसका है, तो भारतीय और यूनानी कला का मिक्सचर रूप जो है वो आपका गांधार कला शैली में देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि किसमें दोनों की जो है कलाएं एक साथ देखी जाती हैं, तो गांधार शैली में देखी जाती हैं। वहीं पे सांची के महास्तूप के 4 तोरण, जो इस तरीके से तोरण बनाए जाते थे, जो बुद्ध की जो स्तूप होता था उसके चारों तरफ, वो क्या है कि 4 तोरण किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ, तो दक्षिण वाले का सबसे पहले हुआ था। इसके बाद सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हैं वह कहाँ पे है, तो दतिया जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे आपका ये स्थित है, वहाँ पे जैन मंदिर 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। वहीं पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो आपको पता है वो राजस्थान के माउंट आबू पे बना हुआ है। उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने, ये आपको याद रखना है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है, तो एक तरह से द्वार होते थे और ये कई बहुमंजिला होते थे तोरण के रूप में। तो एक तरह से मंदिर, ये मेन मंदिर है, इसके चारों तरफ जो होते थे गोपुरम हुआ करते थे, या कई जितने भी प्रवेश द्वार होंगे तो ये मंदिर से बड़े हुआ करते थे, पिरामिड के रूप में होते थे। तो एक तरह से ये गोपुरम थे जो बड़े बड़े बनते थे। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं, तो ये नागर शैली में है, और ये दोनों कहाँ है, आपको पता है कि उड़ीसा में है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी, तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो आपके त्रिमूर्ति के लिए फेमस है। और एलिफेंटा की गुफा आपको पता है कि आपकी महाराष्ट्र में है, आपकी एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो है, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वह आपके कांची में देखने को मिलेगा, कांची में आपको देखा जाता है। वहीं अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो कंबोडिया का है, कंबोडिया में ये सबसे बड़ा मंदिर है। और सबसे बड़ी बात ये आपका अभी जो है वर्तमान में 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है। ये आपके लिए जानने इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली, कि अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है उसको 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है। अभी तक 7 अजूबे हम लोग पढ़ते आए थे, 8वां अजूबा आपका अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है वो है। आगे दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जो हैं, भगवान वेंकटेश भी कहते हैं इनको, वो का मंदिर कहाँ है, तो वो तिरुमल्ला पहाड़ी पर है, ये आपको याद रखना है। पल्लवों ने क्या किया कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर यानी पत्थर को काटकर एक मंदिरों को बनवाया, उसके लिए इनको जाना जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो निर्मित हुआ था किसके काल में, तो राणा कुंभा के काल में ये इसकी स्थापना की गई। आगे बात करते हैं कि
शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर को, जो एलोरा में है। और यह मंदिर एक शैल में यानी एक पत्थर से बना हुआ पूरा मंदिर है, इसलिए इसको आश्चर्य के रूप में देखा जाता है। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति बनी है, वो कौन सा मंदिर है? तो वो बृहदेश्वर मंदिर है, जिसपे नंदी की मूर्ति जो है, भारी भरकम नंदी की मूर्ति परिसर के बाहर बनी हुई है। आगे, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया, वो पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थापित है, वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। या एलोरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो आपके महाराष्ट्र में है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, वो स्थित है दतिया मध्य प्रदेश में। तो एमपी में आपका गोविंद महल है, ये आपको याद रखना है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने, ये भी आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर जो है, एक तरह से मंदिर कोणार्क मंदिर जो है सूर्य मंदिर बोला जाता है, और आपके उड़ीसा में है। तो आगे बात करते हैं कि द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर, तो वो उसको मंदिर जो है उत्तर भारत में कौन सा मंदिर है? तो ग्वालियर में तेली मंदिर भी बोलते हैं, या तेली मंदिर भी इसको बोला जाता है। वो एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना है उत्तर भारत में। वहीं पे बात करते हैं, अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। अजंता की चित्रकारी से किसके बारे में चर्चा मिलती है? तो आपके जातक कथाओं के बारे में चर्चा मिलती है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने, ये आपको मैंने बता दिया। एलोरा में क्या है कि तीनों धर्मों से संबंधित है, हिंदी नहीं हिंदू धर्म से, तो वो आपको याद रखना है। तो हिंदू धर्म से ये संबंधित है। इसके अलावा स्तूप, जो सांची का स्तूप, ये मिलान करने के लिए था। तो इस तरीके से एक तरह से ये है। चित्रकारी, बाघ की चित्रकारी देखी जाती है। मथुरा में कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिली थी। और दशावतार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यहाँ पे जाना जाता है। कुछ और मिलान वाले देख लेते हैं कि लेखक और पुस्तक देखते हैं। तो नंददास ने लिखी थी रास पंचाध्यायी, वृंदावन दास ने लिखी थी चैतन्य भागवत, जयनंदा ने लिखी थी चैतन्य मंगल, नरहरि चक्रवर्ती ने लिखी थी भक्ति रत्नाकर। इसी तरीके से ग्रंथ हैं। रागमाला किसने लिखी? पुंडरीक विट्ठल ने। रस कौमुदी लिखी थी श्रीकंठ ने। और राग विबोध लिखी है सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन ने लिखी है। तो इस तरीके से कुछ चर्चाएं हैं। आगे बात करें तो चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ जो सुख सप्तति का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था। और इसका नाम क्या दिया था? तुतीनामा इसको नाम दिया गया। तो आपके लिए है कि जो चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित एक संस्कृति ग्रंथ था जिसको सुख सप्तति बोलते थे, उसका फारसी में अनुवाद किसने करवाया या किसने किया? तो उसने ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया, और उसका नाम रखा गया तुतीनामा। इसके अलावा मुद्रा राक्षस के लेखक हैं आपके विशाख दत्त। ये कई बार क्वेश्चन करता रहा है कि विशाख दत्त ने कौन सी रचना की? तो मुद्रा राक्षस को लिखा था। आगे बात करते हैं कि दर्शन और प्रचारक, तो न्याय दर्शन लिखा था गौतम ने। उत्तर मीमांसा को लिखने वाले हैं वो हैं बादरायण, और पूर्व मीमांसा के लिए जैमिनी, और वैशेषिक के लिए आपके कणाद जो हैं वो हैं। तो इसके संस्थापक या प्रतिपादक बोला जाता है इनको। वहीं पे बात करते हैं चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। कितने? तो 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है आपकी चरक संहिता, ये आपको याद रखना है। वहीं पे बात करें कि बौद्ध साहित्य में थेरीगाता निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। तो एक तरीके से आप इसको याद रखिए। और आगे बात करें कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो दंडन हैं 10 कुमार चरितम के रचनाकार। वहीं पे कुछ और इंपॉर्टेंट हैं जो एक अटपटे से क्वेश्चन आपसे कभी कभार पूछ लेता है, वो भी मैंने इसमें डाले हुए हैं कि द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं WF फेयर सर्विस। तो फेयर सर्विस। आगे, कल्हड़ की राजत रंगड़ी को आगे बढ़ाया किसने? तो जौनराज और श्रीवर ने। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता जिसके बारे में हमने बात की थी मनु हैं। और आगे, महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में, ये भी बात की हमने। वहीं जानते हैं कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र जो थे वो किसकी सभा में थे? तो कुमारपाल की सभा में हेमचंद्र रहते थे, जो जैन विद्वान थे। भोजशाला मंदिर कहाँ है? ये आपके लिए जानने वाली बात है कि अधिष्ठात्री देवी कौन है? पहली बात, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी पूछा गया है, भगवती सरस्वती हैं, वो हैं। आगे बात करते हैं कि जो आपके मध्यकाल में विधि वेत्ता थे वो विज्ञानेश्वर थे, ये आपको याद रखना है। वहीं पे गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। और काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी थी? ये पूछता है, तो भोज ने लिखी थी। वहीं पे भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की वो आपके आर्यभट्ट थे। तो इसलिए ये भी आपके लिए दशमलव प्रणाली को शुरू करने वाले आपके लिए आर्यभट्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गौड़वहों के रचयिता कौन है? बागपति। तो इस तरीके के थोड़े से अटपटे क्वेश्चन आपके लिए हैं, वो आपके कभी कभी फंस जाते हैं, वो भी इसमें है। तो आप इसको थोड़ा सा शांति से धैर्य के साथ इसको सुनते रहिए। और आगे बात करें कि विदेशियों को भारतीय समाज में
मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो विदेशियों को वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे ब्रात्य क्षत्रियों का नाम देते थे, ब्रात्य क्षत्रिय बोलते थे उनको। तो विदेशियों को ब्रात्य क्षत्रिय मनु द्वारा नाम दिया गया, सामाजिक स्तर दिया गया। वहीं पे बात कर रहे हैं कि मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ से किस रचना की थी? सोमेश्वर तृतीय ने। तो मानसोल्लास के ग्रंथ की रचना की सोमेश्वर तृतीय ने। आगे बात कर रहे हैं कि सूची मिलान करनी है, तो आपका असीरगढ़ ताम्रपत्र किसने लिखा? सर्ववर्मन ने। ईश्वर बर्मन से संबंधित है आपका जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। ईशान बर्मन से संबंधित है हरहा पाषाण अभिलेख। और जीवित गुप्ता सेकंड से संबंधित है देव बर्डार अभिलेख। चंदेल वंश का प्रथम शासक था नन्नुक। आपको याद रखना है चंदेल का प्रथम शासक कौन था? तो नन्नुक था, ये आपको याद रखना है। वहीं बात कर रहे हैं कि होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र को, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि राजवंशों यानी कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। यानी कि त्रिकोण संघर्ष हुआ था कन्नौज की लड़ाई के लेके, वो उसमें पालों में, प्रतिहारों में, राष्ट्रकूटों में हुआ था, जिसमें एंड में आपके प्रतिहार जीत गए थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हमने बात की धर्मपाल हैं, और वहीं पे गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया। उस कहाँ पे? तो वो सारनाथ में बनवाया था धर्मचक्र जिन बिहार। वहीं पे हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करता था दंतीदुर्ग। तो हिरण्यगर्भ में जो आपके ये करता था दंतीदुर्ग। रामानुजाचार्य के अनुयायियों को क्या कहते हैं? तो उनको वैष्णव कहते हैं, क्योंकि उन्होंने विशिष्टाद्वैत की भी एक तरह से दर्शन की स्थापना की थी। तो वो एक रामानुजाचार्य आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। उसके अलावा होयसल मंदिर जो अभी आपके यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। होयसल जो है वो द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी, ये आपको याद रखना है। पाल वंश के संस्थापक आपको पता ही है, गोपाल हैं। और कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? बनवासी, जो हमने बात की थी। आगे बात करते हैं कि समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथ लेखक थे। क्षेमित्र ने लिखा। क्षेमित्र ने किसके बारे में लिखा? कि पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित किया, उन्होंने उसको बताया, और उसके लिए उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे क्षेमित्र ने। आगे बात करते हैं कि चंदेल राजा, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, तो उसको बोलते थे यशो वर्मन। अब नया संवत जो चलाया था, वो यश किसको प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। इन्होंने भी एक संवत चलाया था, तो इसीलिए वो फेमस हैं, इसीलिए जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं कि जेजाक भुक्ति प्राचीनतम नाम किसका है? तो बुंदेलखंड को हम जेजाक भुक्ति के नाम से जानते थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। खारवेल का जो वंश था वो चेदी वंश था, ये आपको याद रखना है। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा है, उसको बोलते हैं संगीत राज। आगे कुछ मिलान के हैं कि शासक और राजवंश, तो गोविंद तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक वत्सराज देवपाल पाल वंश से संबंधित थे। वहीं पे पल्लव वंश से संबंधित नरसिंह वर्मन थे। इसी तरीके से औरंगाबाद में मैंने आपको बताया था और अजंता की गुफाएं हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही आपकी एलोरा की भी गुफाएं भी हैं, स्थित हैं। वहीं पे बात करते हैं पर्यटक आकर्षण और स्थान के बारे में। तो कबीर की समाधि आपको मिलेगी मगहर में, बस्ती के मगहर में। सलीम चिश्ती की दरगाह आपको मिलेगी फतेहपुर सीकरी में। और गोविंद देव मंदिर आपको मिलेगा वृंदावन में। और बौद्ध स्तूप आपको मिलेंगे कुशीनगर में, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। वहीं पे बात करते हैं परमार का जो राजकीय प्रतीक के बारे में पूछा गया है, तो सूर्यदेव। मलय केतु के बारे में बराह। चंदेल राजलक्ष्मी इनका प्रतीक था, और गुर्जर प्रतिहार का भगवती। तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये याद कर लीजिए कि जो है रामपाल ने जगदल बिहार बनवाया, धर्मपाल ने विक्रमशिला बनवाया, धर्मपाल ने ही सोमपुर बिहार भी बनवाया, और श्री भवदेव ने सबलबन बिहार बनवाने यानी इनकी स्थापना करवाई। आगे बात करते हैं कि वह शासक जिसने सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के विरुद्ध जो है 642 में 2 समुद्री अभियान किए थे, उसको हम बोलते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। वहीं पे एक और लास्ट बात करते हैं इसमें, फिर आगे की चर्चा बढ़ेगी। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो आपका पालीताना गुजरात में है, जो आपका प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर है। आगे इंपॉर्टेंट बात कुछ कर लेते हैं कि विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था कौन सी होती थी? तो नाना देशी या नगरम होती थी। उसके अलावा उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध हैं, दार्शनिक थे, वो कुरु पांचाल की साम्राज्य से संबंधित थे। आगे बात करें कि पुराणों के अनुसार चंदवंशी शासकों का मूल स्थान कौन सा था? तो प्रतिष्ठानपुर था। वहीं पे जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, ये आपके लिए स्टार क्वेश्चन है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये कहा गया है महाभारत में। तो महाभारत में ये बात कही गई है। अब बात करते हैं कि
जो हिंदू विधि के अनुसार कितना उपज का कर लेते थे, तो 1/6 हिस्सा उपज का टैक्स लिया जाता था। मान्य कर जितना होता था 1/6। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राचीनतम भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। वहीं पे ब्राह्मण ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। अब मैंने बात की कि ये जो आपका बेसनगर अभिलेख था उसके हेलियोडोरस थे, वो कहाँ के निवासी थे, तो तक्षशिला के थे। और इन्होंने बेसनगर कहाँ पे बनवाया था, तो विदिशा में बनवाया था। ये आपको याद रखना है। विदिशा मतलब बेसनगर, बेसनगर मतलब मध्य प्रदेश। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना किसने करवाई, तो चामुंडा राय ने करवाई। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और चोलों की राजधानी कौन सी थी, तो तंजौर थी। M4 जार होता है, एक क्या होता है, तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार जो होता है पकड़ने वाला, उसमें जैसे अचार रखने वाले सामान जो होते हैं वो उसको जार बोलते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ। खसरा क्या था, तो एक राजस्व संबंधी दस्तावेज होता था, उसको खसरा बोलते थे, जो आज भी चलता है। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है, वो पुराना किला दिल्ली की जाती है। तो इंद्रप्रस्थ की राजधानी इसको भी मानते थे। तो इन सब के साथ हमारा प्राचीन भारत का जो आज का वीडियो है वो खत्म हो जाता है। और अब हम कल अगली वीडियो लेके आएंगे, उसमें मध्यकालीन भारत को एक वीडियो में ही समझा जाएगा। वो एक तरह से ये सारी वीडियो जो आपकी मैराथन है, और इसके जरिए क्या है, आप आसानी से अपना रिवीजन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और इसको अच्छे से समझना है हिस्ट्री को, तो आप जो है हमारे GK GS प्रोग्राम को देखिए। और नहीं तो आपको UPPCS का जो प्रोग्राम चलाया जाएगा उसमें हिस्ट्री करवाई जाएगी। अभी उसमें जो चल रही है आपकी वो ज्योग्राफी चल रही है, उसके ख़त्म होते ही आपको जो है हिस्ट्री शुरू करवाई जाएगी। तो इसीलिए आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी हमारे NCERT प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो NCERT प्रोग्राम के अलावा उसमें इकोनॉमिक्स आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो इकोनॉमिक्स हो चुकी है, आप वहाँ पे जाके देखिए। इसके अलावा वहाँ पे पॉलिटी शुरू होने वाली है, तो उसको भी आप NCERT कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप UPSC देते हैं तो PT 365 जो है आपका वहाँ पे भी कंप्लीट कराया जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस सब के साथ आपके दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को। जो भी UP पुलिस, रेलवे और बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास फ़ायदेमंद होगी, तो उनको भेज दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम से। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको क्वेश्चन PDF मिलते रहेंगे। आपके रिक्वेस्ट, आपके SMS, आपकी चीज़ों को जैसे जैसे आप भेजेंगे वो सारी फुलफ़िल की जाएंगी। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।